तो हेलो, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुशी। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का नहीं, छोटा सा सिर्फ आधे घंटे का टाइम लूँगी और उसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। बहुत टाइम निकल गया सोचते सोचते, आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी इतना बनाऊँगी, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता। जैसा जितना उतने में शुरू करते हैं हम लोग। तो मेरा नाम है खुशी, मैं आपको एसएससी की क्लासेस देने वाली हूँ। मैं पढ़ाऊँगी आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे, हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल, 3 पार्ट्स में। जनरली अगर आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेबल होकर हर इंसान पढ़ाता है, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। वो पहले पढ़ाएंगे मेडिवल, फिर पढ़ाएंगे मॉडर्न, फिर पढ़ाएंगे सीक्वेंस वाइज लेके जाऊंगी, ताकि आपको बीच में कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्वेश्चंस आएगा दिमाग में कि इतने सारे पुराने टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, मेरी वीडियोस क्यों देखी जाएंगी। उसका आंसर भी लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। मेरी वीडियोस इसलिए देख सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि मैं उठी, मेरा मन किया, मैंने 2-3 वीडियोस देखी, मैं आपको पढ़ाने आ गई। नहीं, उससे पहले मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स मैंने एक बुक देखी, उसको चेप के आपको पूरा पढ़ा रही हूँ। नहीं, इससे पहले मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर देख चुकी हूँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ खुद के। मैं खुद एसएससी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने बाहर जाके भी कोचिंग वगैरह ली है, मैंने ऑनलाइन भी देखी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देख के उसके बाद लेके आई। मैं आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊँगी, ऊपर ऊपर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी। मैं वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए जो बार बार एसएससी ने रिपीट करी है। आज इस एग्जाम में, कल उस एग्जाम में, जो मेनली हर एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होती है। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जो एसएससी एग्जाम की तैयारी करे, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, मतलब 1 डे जो एक दिन का एग्जाम होता है, कि मतलब एमसी देख सकता है। मेनली जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, बाद में बाद में पॉलिटिकल इको, बाद में आएंगे इन पे। कंप्लीट करा दूंगी हिस्ट्री का आधे घंटे का टाइम लेके, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपका टारगेट कंप्लीट करा दूंगी। मैं पढ़ाने कैसे वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आते ना दिमाग में, पढ़ाएंगे कैसे। डोंट वरी, मैं आपको हाथों से लिख के सामने बताऊंगी, समझाऊंगी। तो क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके आप मुझसे पूछ। तो इस नोट से पढ़ाने वाली हूँ, जो मैंने खुद बनाए हैं, बता भी चुकी हूँ। मैं भी कुछ ना भूलूं और आपको भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो भी कंटेंट है मैं देना चाहती हूँ, वो प्रॉपरली मिले, समझ जाए। अगर मेरी कोई भी बात बुरी है मेरी, पता है मुझे राइटिंग समझ नहीं आया या कुछ भी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि दीदी आपने क्या बोला। मैं आपको बता दूंगी कमेंट में, आपको उसका आंसर दे दूंगी मैं। हाँ, तो मैं आपको जनरली जो आप कोई भी वीडियो निकाल के देख लो यूट्यूब पे, आपको 3 पार्ट पहले पढ़ा। वैसे तो ऐसे एंशंट सबसे पुराना, मेडिवल जो बीच का टाइम होता है, और मॉडर्न जो नया टाइम है। लोग ऐसे पढ़ाते हैं, आपको पहले पढ़ाएंगे वो आपको मेडिवल, फिर पढ़ाएंगे आपको मॉडर्न, फिर पढ़ाएंगे आपको एंशंट। मैं आपको सीक्वेंस वाइज लेके जाऊंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कहीं पे। पहले मैं आपको मॉडर्न एंशंट पढ़ाऊंगी, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न। मैं आपको हाथों से सारा कुछ लिख के समझा के बताने वाली, पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास बायोलिंगुअल होगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाती है, मेरी भी फर्स्ट है, आप भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो, आप लोग देख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। पहले अगर कुछ ना समझा, चारों बोल चुकी हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी एंशंट। टॉपिक क्या है, टॉपिक देख लेते हैं हम। टॉपिक है हमारा एंशंट हिस्ट्री, हमारा मराठाओं का होता है, ठीक है। एंशंट हिस्ट्री मराठा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मराठा मैं लिख नहीं दी हूँ। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली जनरली आप कोई भी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेबल हो जाती है।
मैं आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। पहला तो हमारा ये हो जाता है, हमारा एंशिएंट हो जाता है हमारा पहला। एंशिएंट हिस्ट्री बार बार नीचे नहीं रिपीट करूँगी, ठीक है। सेकंड हो जाता है हमारा मेडिवल, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री। थर्ड हो जाता है हमारा मॉडर्न। थर्ड हमारा हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आप बाद में अपना खुद नीचे रिपीट कर लीजिएगा, हिस्ट्री रिपीट कर रही हूँ, हिस्ट्री होता है, ठीक। अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे एंशंट, फिर पढ़ेंगे हम मेडिवल, फिर पढ़ेंगे हम मॉडर्न। अब एंशंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट बना दिए हैं इसके, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हिस्ट्री बहुत लंबी है। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछने वाला है ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, पर हम उस चीज़ के हिसाब से नहीं तैयारी कर सकते। हम ये तैयारी कर सकते हैं कि जो मोस्टली टाइम क्वेश्चंस रिपीटेड हैं हम उन्हें पढ़ सकते हैं, कि अगर पहले रिपीट हुए हैं इतनी बार तो हो सकता है हमारे बारे में भी रिपीट हो, तो हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस पेपर को, एग्ज़ाम को पास करने के। तो हम एंशंट को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंशंट को 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे? एंशंट हमारा डिवाइड होता है, पहला होता है पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक। सेकंड हमारा यहाँ पे सेकंड हमारा होगा मेसोलिथिक, सेकंड होगा हमारा मेसोलिथिक, और थर्ड एंड लास्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा नियोलिथिक। थर्ड हमारा होता है नियोलिथिक। कहीं पे कुछ समझना आया तो बता देना। पैलियोलिथिक, क्या है ये, मेसोलिथिक, फिर हमारा नियोलिथिक, ठीक है। मैं आपको दोबारा क्लियर करती हूँ। मैं आपको एंशंट हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को। पहले हम पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक क्या है। पैलियोलिथिक को हम पुराण पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पुराण पाषाण काल को भी हम लोग कह सकते हैं ऐसे तो, पुराण पाषाण काल, ठीक है। अब पुराण पाषाण जो इंग्लिश के है उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। और इसको ओल्ड स्टोन एज दोबारा क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको एंशंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम पढ़ रहे हैं, पैलियोलिथिक को हम लोग पुराण पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पैलियोलिथिक के फिर उसका टाइम पीरियड देखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है। तो पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है ये हमारा होता है 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक का हमारा पूरा एज है। ये पूरा जो एज है वो हमारा 10 लाख BC तक का है। पुराण पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक का टाइम पीरियड है। पैलियोलिथिक सबसे लंबा का टाइम था। पैलियोलिथिक अभी तक का सबसे लंबा टाइम था इस चीज में कि ना, इस टाइम पे फ्लैग टेक्नोलॉजी आई। इस टाइम पे ना मतलब स्टार्ट ही हुई थी सारी चीजें। सबसे लंबा टाइम पीरियड देखो ना, मैंने लिखा है 5 लाख BC से लेकर, अभी बाकी सब सारी चीजें बताऊंगी तो आप उसको टाइम अपने आप मैनेज कर लोगे कि सबसे लंबा टाइम कैसे हुआ। इस टाइम पे बहुत सारी चीजें स्टार्ट होनी शुरू हुई थी। धीरे धीरे से लोगों को पता चल रहे थे, लोग बन रहे थे। मतलब कि मैं आगे आपको बताऊंगी होमो सेपियंस से कैसे क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें बताऊंगी। क्या क्या कहाँ कहाँ मिली, मतलब कि उनके अवशेष मिले, वो सारी चीजें बताऊंगी तो आप धीरे धीरे समझोगे। इस टाइम पे फ्लैग टेक्नोलॉजी आ गया। अब फ्लैग टेक्नोलॉजी क्या होती है बच्चों? फ्लैग टेक्नोलॉजी होती है जैसे कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जब हम मारते हैं ना, तो ना कुछ पत्थर ना टूट के बिखरते हैं तो उसको नुकीला आकार ले लेते हैं कुछ पत्थर, ठीक है। जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारा जाता है, जो जो नुकीले आकार के पत्थर बचते हैं ना, उसे हम ना फ्लैग टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हाँ देखा उसे हम लोग फ्लैग टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ये आइस एज का भी टाइम था, हिमयुग का। इस टाइम पे मतलब कि लोग हंटर गैदरर्स थे इस टाइम पे। इस टाइम पे लोग पशुपालन की तरफ नहीं थे, पशुपालन उनको पता नहीं था क्या होता है, मार के खाना पीना है, ये सारी चीजें होती थी इस टाइम पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने
पैलियोलिथिक को भी हमने 3 पार्ट, जब टाइम पीरियड का आपको पता चल गया 5 लाख 20 10,000 बीस तक का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 पार्ट्स में कैसा डिवाइड हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड इस तरीके से हुआ है कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और आ गया हमारा अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक मैं लिख देती हूँ आपको, पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब देखो मैंने आपको बताया था ना होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस क्या होता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा ना कि बंदर से इंसान बने हैं, वही चीज है होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस में जब इंसान बन रहे थे उससे हम लोग, अब अगर ये सारी चीजें आई है, फिर टेक्नोलॉजी आई है, हमें पता चला इन सारी चीजों के बारे में, तो इनके अवशेष भी मिले होंगे, कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। तो इनके अवशेष क्या थे, कहाँ मिले थे इनके, मैं बताती हूँ आपको। इनकी इम्पोर्टेंट साइट्स बता देती हूँ। बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ज्यादा नहीं कि मैं देखो, अब अवशेष तो बहुत जगह मिले, जैसे कि कर्नाटक में भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, हर जगह वो तो मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस मेनली रिपीट होते हैं, जो साइट्स बार बार रिपीट होती है, मैं उन साइट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो वो साइट्स होती है जैसे कि देखो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट साइट्स। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा हो जाता है ये, आपने नाम, अगर आप तैयारी कर रहे हो आपने नाम पहले भी सुना होगा इसका, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं हमारी मतलब ना अलग अलग जगह पे होती है। तो ये भीमबेटका की गुफाएं हमारे एमपी में मिली थी। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसमें केव पेंटिंग्स मिली थी, मतलब गुफाओं वाली गुफा बनी हुई थी, गुफाओं में पेंटिंग्स मिली है। इस टाइम पे केव पेंटिंग्स, मतलब भीमबेटका में, एमपी में है भीमबेटका, एमपी तो पता होगा, हाँ ठीक है। एमपी में जो भीमबेटका जगह है वहाँ पे केव पेंटिंग्स मिली थी। मेरा सेकंड आ जाता है, इसको खोजा किसने था, इसका नाम बहुत बाहर रिपीट होता है, आप याद रखिएगा। देख मैं आपको बता देती हूँ, केव पेंटिंग मिली थी, पेंटिंग, इसको ढूंढा था वीएस वाकंकर ने। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम, वीएस वाकंकर। रिपीटेड होता है क्वेश्चन, वैसे मैं क्वेश्चन ही ऐसे लेके आई हूँ आपके लिए जो बार बार रिपीट होते हैं, बट उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली टाइम रिपीट होते हैं, जैसे कि ये वीएस वाकंकर का नाम। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखें। सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया हमारा हंगी में, हंगी हमारी कर्नाटका में है, हंगी हमारी कर्नाटका में, कर्नाटका में मिले थे, टूल्स मेकिंग साइट्स मिली थी, टूल्स मेकिंग साइट्स मिली थी कर्नाटका में। जगह खत्म हो गई यहाँ पे। कुरनूल में भी मिली थी, ज्यादा जगह ही नहीं बताऊंगी, थोड़े बहुत ही अब इसको मैं पढ़ ले, पहले आपको बता देती हूँ कैसे होगा। लास्ट साइड है यहाँ के कुरनूल में। कुरनूल में ना फायर यूज मिला था, मतलब कि उस टाइम में ना जैसा होता ना पत्थर से पत्थर घिस के आग बनती थी, सुना तो होगा ही, कभी ट्राई नहीं किया होगा तो, हमने तो किया था। पत्थर से पत्थर घिस के आग बनती थी, चिंगारियां निकलती है, कुरनूल में वैसा कुछ वैसा मिला था। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ नीचे। इस टाइम पे ना होमो सेपियंस का भी कुरनूल आपका है, आंध्र प्रदेश में आपका कुरनूल है, मैं ठीक है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल में फायर यूज मिला था, और इसी टाइम पे होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस का भी जन्म हुआ था। मैंने भी आपको ना, अगर नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा होमो इरेक्टस होमो सेपियंस, वही सारी बात। ठीक है, अब इतनी बात को हम दोबारा क्लियर कर लेते हैं। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब
हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम पुरान पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का है। अब पैलियोलिथिक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में अब इसकी साइट्स क्या क्या है, जो ऊपर मैंने पूरा बताया, इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। बनता ना, ये सबसे लंबा टाइम पीरियड था पैलियोलिथिक का। इस टाइम पे वो फ्लेक टेक्नोलॉजी आई थी, तो अगर ये आई है तो इनके कुछ अवशेष वगैरह मिले होंगे, तो वो सारी जगह। पहला है हमारा भीमबेटका की गुफा है, ठीक है, जहाँ पे हमें केव पेंटिंग्स मिली थी, वीएस वाकंकर ने डिस्कवर करी थी। ये रहा नाम मैंने आपको बताया, या मिट गया, वीएस वाकंकर ने डिस्कवर करी थी, ठीक है। सेकंड आता है हमारा हंगी। हंगी में हमें मिला था टूल्स मेकिंग साइट्स मिली थी हंगी में, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है कुरनूल। कुरनूल हमारा एपी में है, ठीक, आंध्र प्रदेश एपी में है। फायर यूज मिला था इस टाइम पे, और इस टाइम पे हमारा होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस का भी जन्म हुआ। अब इसकी भी इम्पोर्टेंट साइट बताऊंगी मैं आपको। होमो इरेक्टस से जब होमो सेपियंस पैदा हुए तो उसकी भी इम्पोर्टेंट साइट होगी, जो कि अगर इंसान बन रहे हैं तो हड्डियां वगैरह मिलेंगी, उसके भी यूज मिलेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कहाँ कहाँ मिले, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। होमो इरेक्टस से होमो इरेक्टस से क्या बन गए थे हम लोग, होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस जो मतलब अभी हम है ना, उसी को हम लोग होमो सेपियंस भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इंसान बन गए तो उसे हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस। अब इसकी जो मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो मिला था वो मिला था हाथरस में। हाथरस वैली है ना, अगर नाम सुना होगा तो हाथरस वैली में आपको बता देती हूँ, पूरी चीज बता देती हूँ। फर्स्ट फॉसिल इनका मिला था हाथरस में, नर्मदा वैली के पास। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हाथरस, ठीक है, हाथरस में नर्मदा वैली। हाथरस में नर्मदा वैली के पास इसका फर्स्ट फॉसिल मिला था। तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे हमारा हो जाता है पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड कंप्लीट। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो हम आगे चलते हैं हमारा मिसियोलिथिक की तरफ। ज़्यादा टाइम हो गया वैसे तो वीडियो को, पर फिर भी हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको ना मैं स्टार मार्क करती हूँ, चलती हूँ, जैसे हमारा जो नया एक पीरियड कंप्लीट होगा नेक्स्ट पीरियड पे पहुँचेंगे। टाइम पीरियड एक पीरियड कंप्लीट होगा, नेक्स्ट पीरियड पे पहुंचेंगे, मैं आपको स्टार करती हूँ चलूंगी, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा मिसियोलिथिक। अब मिसियोलिथिक पता है इस टाइम ये इसको हम लोग ट्रांजैक्शन पीरियड कहते हैं। इसको ट्रांजैक्शन पीरियड क्यों कहते हैं, इसको ट्रांजैक्शन पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ना ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का बीच का टाइम था। इस टाइम पे ना इंसान ग्रो कर पाया था, ना रुक पाया था, वो बीच का होके रह गया था। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे कि पहले अभी हमने पढ़ा पैलियोलिथिक के बारे में, ठीक है। इस टाइम पे होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बन चुके थे। इसके फॉसिल वगैरह मैंने आपको बता दिए कहाँ मिले थे। और फिर इस टाइम पे ये मिसियोलिथिक जो है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ट्रांजैक्शन पीरियड था। इस टाइम पे मौसम गर्म होने लग गए थे। इस टाइम इसके सबूत क्या क्या मिले, इस टाइम पे माइक्रोलिव्स का यूज होने लग गया था। माइक्रोलिव्स क्या होते हैं, माइक्रोलिव्स मतलब होते हैं छोटे छोटे पत्थर, जैसे कि कंकर टाइप होते हैं ना, जिसका यूज अकेला बंदा नहीं कर सकता, अकेला यूज करेगा तो सब कुछ नहीं जाएगा। छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। जैसे कि कंकर टाइप के अकेले नहीं यूज कर सकते, झुंड में जैसे कोई तीर वगैरह में लगा के उसको मारा जाए, या फिर बहुत सारे बंदे अब पहले के टाइम में तो ये होता था ना कि मतलब सारे एक साथ रहते थे, वहां से वो चीज यूज होती थी उस तरीके से। इसके जो वो मिसियोलिथिक के जो पत्थर बनाए जाते थे
वो करीबन 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के होते थे। मैं बताती हूँ आपको। माइक्रोलिप्स माइक्रोलिप्स होते थे ये कम से कम ना 1 सेंटीमीटर से ले 4 सेंटीमीटर हो रहा है ये, 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक के होते थे। ठीक है, कौन आ रहा है? इस टाइम पे पशुपालन की तरफ लोग बढ़ गए थे। इस टाइम पे लोगों को पशुपालन की तरफ बढ़ गए थे। इस टाइम पे सबूत मतलब बहुत सारे मिलने लग गए थे इस टाइम पे, कि मतलब जैसे कि मैंने बताया मेसोलिथिक का यूज, और मेसोलिथिक में माइक्रोलिप्स का यूज होने लग गया था, छोटे आकार के पत्थरों का। ये सारी चीजें, मौसम गर्म होने लग गए थे, दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन पीरियड में रुक गया था ये टाइम आके यहाँ पे। अब ये पशुपालन की तरफ अगर लोग बढ़ रहे हैं तो इनके सबूत वगैरह भी मिले होंगे, फॉसिल वगैरह, तो वो सारी चीजें बताती हूँ। जैसे कि इस टाइम पे लोग पशुपालन की तरफ बढ़ने लग गए थे। इनका इम्पोर्टेंट साइट्स वगैरह इनके ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट नहीं है इनकी। इसका था ये राजस्थान में बागोर है ना, राजस्थान में बागोर वहाँ पे मिला था। एमपी में एमपी के आदमगढ़ में, एमपी के आदमगढ़ में, गुजरात में, गुजरात के लंगनाग में, गुजरात के लंगनाग में, एमपी, राजस्थान के बागौर में, गुजरात में, आदमगढ़ में, गुजरात एमपी, गुजरात आदमगढ़ एमपी में है और लंगनाग गुजरात में। यहाँ पे इनके वो अवशेष क्या बोलते हैं उसे, इम्पोर्टेंट साइट है ये इनकी, ये पूछी जाती है मेसोलिथिक की इम्पोर्टेंट साइट है। मेरी राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, या तो फिर आप करेक्शन कर लेना। जो जो इंग्लिश मीडियम के है वो करेक्शन कर लेना, जो इंग्लिश मीडियम के तो बच्चों को पता होगा, जो हिंदी मीडियम के हैं वो अपना करेक्शन कर लेना। मैं दोबारा लिख देती हूँ, आदमगढ़, ठीक है। और गुजरात के लंगनाग में मिली थी। इसके इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। मेसोलिथिक हो गया। मेसोलिथिक के बाद हम आ जाते हैं हमारा नियोलिथिक पे। मेसोलिथिक में बहुत छोटा सा था, बस यही था कि इस टाइम पे ट्रांजैक्शन पीरियड था सबका। मेसोलिथिक ज़्यादा कुछ नहीं था, यही कि ट्रांजैक्शन पीरियड था, मौसम गर्म हो रहे थे, लोग पशुपालन की तरफ बढ़ रहे थे, और इसकी 3 इम्पोर्टेंट साइट बताई मैंने आपको, जो मोस्टली टाइम रिपीटेड होते। अब हम बढ़ते हैं हमारा नियोलिथिक के साइड, ठीक है। नियोलिथिक को हम लोग नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। नियोलिथिक को हम लोग नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 7000 BC से लेकर के 1000 BC तक का। नियोलिथिक का टाइम पीरियड 7000 BC से 1000 BC तक का था। इस टाइम पे पता है क्या, इसको ना हम लोग क्रांति का टाइम बोलते हैं। अब इसको क्रांति का टाइम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह, इस टाइम पे इन सारी चीज़ों की शुरुआत हो गई थी। अब खेती वगैरह लोग करेंगे, इस टाइम पे गांव वगैरह बसने लग गए थे, खेती वगैरह की शुरुआत हो गई थी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इस टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अभी तक नहीं हुई थी, जैसे कि हमारा नियोलिथिक में मतलब मेसोलिथिक में नहीं हुई, पैलियोलिथिक में नहीं हुई, वो सारी चीज़ें इस टाइम पे अलग। इस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर की तरफ, इस टाइम पे पोट्री आई, इस टाइम पे गांव बसने लग गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ इसको क्रांति का मेनली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्रांति पीरियड का टाइम किसे बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका नॉर्मल सा आंसर यही होगा, नियोलिथिक का। नियोलिथिक इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लग गए थे। मौसम तो खैर आगे ही पहले ही गर्म हो चुका था। अब इस टाइम पे गांव वगैरह बसने लगे थे कि ना, अगर लोग खेती बाड़ी करेंगे तो उनके फसलों के लिए उन्हें रुकना पड़ेगा। फसलों के लिए रुकेंगे तो अब फसल आई है, अगर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आज बीज बोए कल आ गए और हम लोग चले गए, नहीं ना,
उसके लिए लंबा टाइम पीरियड होता है, 6 महीने का, साल भर का, 3 महीने का, 2 महीने का, ऐसा टाइम पीरियड होता है। तो उसके लिए अब जब इंतजार करने लग गए थे लोगों के, लोग गांव बसने शुरू कर होती है, उन सारी चीजों के यूज करने लग गए थे। वो सबके लिए पॉटरी आ गई कि मिट्टी के बर्तन। अब अगर अनाज उगा है तो अनाज को स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे पोट्री आ गई थी। मैं आपको ना एक एक पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला कि यहाँ पे लोग ना एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे थे इस टाइम पे। अब इस टाइम पे धीरे धीरे टाइम पीरियड सब कुछ होने लग गया। फिर इस टाइम पे पत्थरों को घिस के, उस टाइम पोट्री के लिए पत्थरों को घिस के स्मूथ बनाया जाता था कि मतलब कि अनाज अच्छे से स्टोर होए, खराब ना होए, बर्तन बने मिट्टी के। वो सारी चीजें इस टाइम पे होनी शुरू हो गई थी। पोट्री वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इम्पोर्टेंटली मार्क करके लेके आई हूँ अपने डायरी में भी इसको। ठीक है, इस टाइम पे पोट्री वगैरह आने लग गए थे। अब इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स वगैरह जो मैं बताती हूँ आपको, इसकी इम्पोर्टेंट साइट 3-4 है इसकी इम्पोर्टेंट साइट। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट साइट है पाकिस्तान। नाम सुन के खौफ तो नहीं है, खौफ तो नहीं है ना पाकिस्तान का? नहीं है। हाँ, तो पाकिस्तान में ना मेहरगढ़ है, वहाँ पे सबूत, गेहूं और जौ के सबूत मिल गए थे। गेहूं और जौ के सबूत मिलने लग गए थे। सबसे पुरानी साइट, ये इम्पोर्टेंट है, अब इम्पोर्टेंट के लिए स्टार मार्क कर देते हैं, आपको याद रहेगा। ये सबसे पुरानी है। यहाँ पे जौ और सब चावल, जौ और गेहूं के सबूत मिलने लगे थे पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। सबसे पुरानी साइट है ये यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हमारी साइट है, हमारी जो है वो कश्मीर में है। कश्मीर घूमने का मन कर गया। कश्मीर के भुजा होम्स में लोग गड्ढे वाले घरों में कैसे बिट हेलो, तो सॉरी उस टाइम मुझे कॉल आ गया था, वीडियो बीच में से कट करनी पड़ गई थी। तो हम वीडियो को हमारी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने ना कहाँ तक, हमने न्योलिथिक तक पढ़ लिया था, हमें उसके आगे पढ़ना था। न्योलिथिक के बाद हमारा, हमें न्योलिथिक तो पता होगा क्या होगा, न्योलिथिक में पता है क्या होता है। ठीक है, न्योलिथिक वो एक क्रांति का टाइम था। उस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गए थे। उस टाइम में पॉटरी आई थी। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि पॉटरी स्मूथ बनानी कैसे है, मतलब पोट्री को मार के कैसे स्मूथ क्यों बनाया जाता था, पोट्री कैसे आई, गांव कैसे कैसे बसने लगे, ये सब चीजें आपको बता चुकी थी। फिर आगे थे उसकी इम्पोर्टेंट साइट पे। वैसे तो हम पाकिस्तान में पढ़ चुके थे, बट फिर भी है दोबारा से रिपीट करा देती हूँ आपको। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट साइट में, ज्यादा इम्पोर्टेंट साइट नहीं है, थोड़ी सी है, उसको कंटिन्यू कराती हूँ। पहली इम्पोर्टेंट साइट है पाकिस्तान में मेहरगढ़। मतलब कि पाकिस्तान जो शहर है उसके अंदर एक जगह है मेहरगढ़, जहाँ पे गेहूं और जौ के सबूत मिले। ठीक है, ये जहाँ पाकिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के सबूत मिले, बस इतना ही है फर्स्ट। सेकंड जो हमारी इम्पोर्टेंट साइट है वो बुरजा होम्स है। कश्मीर के बुरजा होम्स में, जहाँ पे लोग गड्ढे वाले घरों में रहते थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बिट ट्यूलिंग, अरे यार गलत हो गया, ये बिट ट्यूलिंग इम्पोर्टेंट है। बिट ट्यूलिंग क्या है, मैं आपको बताती हूँ बिट ट्यूलिंग क्या है। बिट ट्यूलिंग ये होती है जैसे कि ना, जहाँ पे लोग गड्ढे वाले घरों में रहते हैं ना, कि मतलब नीचे गड्ढा बना बना के उसके नीचे जो रहते हैं, उन लोगों को हम गड्ढे वाले घर कहते हैं। अब हर जगह तो गड्ढे वाले घर नहीं लिख सकते, तो इसलिए उन सबको एक नाम, एक टाइटल दे दिया गया, जिसको हम टाइटल कहते हैं बिट ट्यूलिंग। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है कोल्डीवा। कोल्डीवा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोल्डीवा में जो चावल के सबूत मिले थे वो लगभग 7,000 BC के सबसे पुराने सबूत थे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे कि कोल्डीवा में यूपी, कोल्डीवा यूपी में है, कोल्डीवा में जो चावल के सबूत मिलते वो कितने साल पुराने थे। ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन आएंगे आपको, जैसे कि 7,000 BC, 10,000 BC, 1,00,000 BC, कई सारे ऑप्शन आएंगे।
उसमें से एक ही ऑप्शन चुनना है आपको, 7000 BC के करीब, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे फर्स्ट प्रोटो सिटी कैटल हम टर्की में मिली। फर्स्ट प्रोटो सिटी भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो प्रोटो सिटी थी ये कैटल हंग में मिली थी, जो कि टर्की में है। तो हमारा जो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने एंशिएंट इंडिया में स्टार्ट कर दिया था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। हमारा पैलियोलिथिक पूरा कंप्लीट हो गया था, पुरान पाषाण काल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने मेसोलिथिक कर लिया। मेसोलिथिक के बाद हमने नियोलिथिक भी लास्ट हमारा यही तक था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, वो तो चैल्कोलिथिक है, जो कि चैल्कोलिथिक एज भी इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है चैल्कोलिथिक में। थोड़ी सी बात है, इस टाइम में मेरी पोट्री बेहतर होने लगी थी और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट साइड है, बट बस पोट्री किस तरीके से बेहतर होने लगी, पहले तो उसका टाइम पीरियड देख लो, 3520 से लेकर के 1000 BC तक का है। इस टाइम पे हमारी पोट्री बेहतर होने लगी थी। अब पोट्री किस तरीके से बेहतर होगी हमारी, जो पोट्री तो नियोलिथिक के टाइम पे गई तो उसको बेहतर भी तो किया जाएगा किसी तरीके से, तो बेहतर इस तरीके से उसके कलर्स में चेंजेस, उसके डिजाइन में चेंजेस, ये सारी चीजें उस टाइम पे हमारे चैल्कोलिथिक एज में आ गई। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हमेशा मोस्टली टाइम रिपीटेड होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से चैल्कोलिथिक एज दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि हम वही पढ़ने वाले हैं। चैल्कोलिथिक एज 3500 BC से लेकर के 1000 BC तक का है। इसे हम लोग ताम्रपाषाण में बार बार नहीं लिखूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक में लिख दूंगी किसी भी, आप दूसरे में खुद लिख लेना, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया भी चैल्कोलिथिक एज 3500 BC से लेकर के 1000 BC तक का टाइम पीरियड है इसका। इस टाइम पे हमारी पोट्री बेहतर होने लगी थी। अब पोट्री कैसे बेहतर होगी, पोट्री बेहतर होने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि पोट्री कलर वाइज बेहतर हो गई, पोट्री डिजाइन वाइज बेहतर होगी। तो इस टाइम पे हम दोनों को कंटिन्यू करेंगे, दोनों चीजों में बेहतर हुई थी। डिजाइन भी उसके अलग अलग आने लगे थे, क्योंकि पहले जो बनते थे वो बिल्कुल स्मूथ बनते थे, सिंपल बिल्कुल। और इस टाइम पे हमारे पॉटरी में थोड़ा सा डिजाइन देखने को मिल गए। इस टाइम पे पॉटरी के कलर्स देखने को मिल गए। इस टाइम पे पहले जो आती थी वो एक ही कलर की पॉटरी मिलती थी, और इस टाइम पे हमें 3 कलर की पॉटरीज मिलने लगी। पहला है ब्लैक, फिर दूसरा रेड, फिर थर्ड एंड लास्ट है ऑर्गेनिक कलर पॉटरी। अब ऑर्गेनिक कलर होता है तो सबको नहीं पता होगा ऑर्गेनिक कलर, तो मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिक कलर मतलब कि ब्लैक रेड तो पता ही सबको, काला लाल, और ऑर्गेनिक कलर ना गेरुआ रंग का, लाल का जो मिक्सचर होता है, ना रेड होता है ना मेहरून होता है, उसका जो एक मिक्सचर कलर होता है उसे ऑर्गेनिक कलर बोलते हैं। गेरुआ रंग के बर्तन मिलने लगे उस टाइम पे। ये सारी चीजें चेंजेस हो, इन सारी चीजों में चेंज होने लग गया था चैल्कोलिथिक एज में। लोग और ज्यादा मॉडर्न की तरफ आने लग गए थे। एंड इसकी कुछ इम्पोर्टेंट साइड है, मैं बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट साइड्स हैं, मैं बताती हूँ। इसकी इम्पोर्टेंट साइड ज्यादा नहीं है पर है, मैं लिख देती हूँ पहले आपको, फिर बताती हूँ। वेस्टर्न महाराष्ट्र में पहला है जोरवे, सेकंड है निवासा, निवासा की स्पेलिंग अलग, निवासा, फिर है इनामडू, लास्ट है हमारा दहीमाबाद। दहीमाबाद हमारा इम्पोर्टेंट है, दहीमाबाद हमारा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी अलग अलग, मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। दहीमाबाद, दहीमाबाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट साइट है चैल्कोलिथिक की। चैल्कोलिथिक एज की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट साइट है दहीमाबाद। क्यों मानी जाती है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट साइट, बता देती हूँ। दहीमाबाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट साइट इसीलिए मानी गई है
जो कि यहाँ पे ना अर्न बरियल्स का स्टार्टिंग हो चुकी थी। अर्न बरियल्स क्या होते हैं बता देती हूँ आप सबको। अर्न अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वैसे तो अर्न बरियल्स के बारे में, पर अगर आप पढ़ी मेरे से हैं तो आपको नहीं पता होगा क्योंकि मैंने बताई नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो बताती हूँ, अर्न बरियल्स का मतलब होता है, आपको लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जिसमें हाँ देखो यहाँ पे हमारा ये कैलकुलेटिंग लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट हमारा कॉपर के बारे में है। कॉपर ये लोग राजस्थान के खेतरी मिल से मंगाते थे। बस यहाँ पे हमारा ये चीज होगी कंप्लीट। अब मैं इसको समझा भी देती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो हमने ऊपर पढ़ लिया हमारा न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, वो हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं चैल्कोलिथिक एज पे। चैल्कोलिथिक एज का टाइम पीरियड हमारा 3520 से 1020 तक का है। इस टाइम हमारी पॉटरी बेहतर होने लगी थी। हमारी पॉटरी इस टाइम पे 3 कलर की आ गई थी, ब्लैक, रेड और की कलर पॉटरी। बस इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स है हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवे, निवासा, इनामगढ़, दाइमाबाद। दाइमाबाद इसकी इम्पोर्टेंट साइट है। दाइमाबाद इम्पोर्टेंट साइट इसीलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ी चैल्कोलिथिक साइट मानी जाती है, सबसे बड़ी चैल्कोलिथिक साइट मानी जाती है। और सेकंड इस टाइम पे ना यहाँ पे अर्न बरियल्स के सबूत मिले। अर्न बरियल्स क्या होता है? अर्न बरियल्स मतलब ये होते हैं जो मरे हुए मृतक होते हैं ना, उनकी जो लाश होती है उनको ये लोग किसी बड़े बर्तन या फिर अर्न में डाल के, कलश वगैरह में डाल के घर के नीचे दबा देते थे। घर के नीचे ये लोग किसी भी, जैसे कि घर है, घर के नीचे ज्यादातर ये चीज बच्चों के लिए होती थी। जो बच्चे छोटे होते थे उनकी हाइट छोटी होती थी, तो बर्तन का जो साइज होता था, अर्न का जो साइज होता था वो छोटा होता था। काफी सारे ऐसे सबूत मिले। तो ये अर्न बरियर्स ये इम्पोर्टेंट है। ये है, ये यू है अर्न बरियर्स, ठीक है। और फिर लास्ट इस चैल्कोलिथिक एज में है कि कॉपर ये लोग कहाँ से मंगाते थे? जो कॉपर यूज तो होता था ना इस टाइम पे, तो कॉपर ये लोग राजस्थान की खेतरी मिल से मंगाते थे। बस हमारा ये चीज कंप्लीट। अब हम ना हमारा जो ऊपर ऊपर का था जो हमने पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा ना इसको डीप में जाके पढ़ेंगे। डीप में जाके मतलब कि हम लोग थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता की तरफ। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा, हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा उसका? पहले सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा और क्यों पड़ा हड़प्पा सभ्यता। मैं आपको यहाँ हड़प्पा सभ्यता नाम इसीलिए पड़ा, सबसे पहले तो आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड था हमारा 2500 बीसी से लेकर के 7500 बीसी तक। इस टाइम के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगी। और हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड, इस टाइम पे क्या क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, उसके डायरेक्टर कौन थे, ये सबको बताया किसने, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।